सभी सुनने वालों को हमारा जोहार। जोहार। आज हम एक बहुत ही अनोखे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, हाँ, एक गीत 1939 का एक आदिवासी गीत। जिसे ए टोप्पो ने रचा था। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है अश्विनी कुमार पंकज के एक लेख पर। जी, लेख का शीर्षक है 1939 का आदिवासी गीत, यानी आदिवासियों का पहला राजनीतिक घोषणा पत्र। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक गीत को पहला राजनीतिक घोषणा पत्र क्यों कहा जा रहा है। हाँ, मतलब सिर्फ गीत क्यों नहीं। वही, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था, उस जमाने में क्या चल रहा था, और आज भी ये क्यों महत्वपूर्ण है। एक गीत और राजनीतिक घोषणा पत्र सुनने में ही काफी दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो गीत की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। त्यागा है जंक्शन जी, आदिवासी ट्रेन जी, छूटी चली है मदमाती हाँ धामजे स्वराज के। सुनने में तो सरल हैं, लयबद्ध हैं, पर क्या क्या मतलब है इनका। देखिए, ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं हैं, ये उस दौर की जो राजनीतिक सच्चाई थी, जो आदिवासी समाज की उम्मीदें थीं, उसका एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, एक मेटाफर। अच्छा, कैसे। यहाँ ट्रेन जो है वो कोई आम ट्रेन नहीं है। अच्छा। वो आदिवासी समाज का जो उपनिवेश विरोधी संघर्ष था, उसके एक नए संगठित रास्ते का प्रतीक है। मतलब पुराना रास्ता छोड़ के नया रास्ता। हाँ, बिल्कुल। पुराने शायद बिखरे हुए तरीकों को छोड़कर एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत। और जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट है, वो मोड़ है जहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। मतलब अतीत को पीछे छोड़ना, एक नई शुरुआत। और आदिवासी ट्रेन। ये शब्द जोर देता है कि ये यात्रा किसी एक की नहीं है, ये पूरे समुदाय की है, सबका साथ, एक सामूहिक संकल्प। अच्छा, तो ये गीत कब लिखा गया, मतलब कोई खास मौका था। हाँ बिल्कुल, इसका एक बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है। ये गीत लिखा गया था 1938 के आखिरी महीनों में। ओके। और वजह थी जनवरी 1939 में रांची में होने वाला आदिवासी सभा का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन। अच्छा, उस महासम्मेलन की तैयारी में। जी हाँ, उसी की गहमा गहमी में, उसी के माहौल में ये रचा गया था। गीत में आगे कुछ नाम भी आते हैं। गार्ड है जयपाल, जूलियस ड्राइवर, यात्री सुरीन बंदीराम। पॉल ठेबले आदि सबके मन भाती। ये नाम क्यों, इनका क्या महत्व है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस वक्त के नेतृत्व और सबकी भागीदारी के प्रतीक है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा को गार्ड कहा गया है। गार्ड। हाँ, ये शब्द ध्यान खींचता है। गार्ड क्यों? ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये दिखाता है कि वो इस पूरी ट्रेन रूपी यात्रा को दिशा दे रहे हैं, उसकी गति तय कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा देख रहे हैं। वो लीडर हैं, मार्गदर्शक। और बाकी नाम, थियोडर सुरीन, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल थेबले उरांव। इनका जिक्र ये साफ करता है कि ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं था। ये एक टीम थी, एक सामूहिक नेतृत्व था। मतलब सब मिलकर चला रहे थे। हाँ बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये गीत इन नेताओं को सिर्फ नेता नहीं बल्कि इस ऐतिहासिक सफर के किरदार बनाकर लोगों की याद में बसा देता है। ये तो है। अच्छा, आपने जिक्र किया उस महासम्मेलन का जिसके लिए ये गीत बना, वो कितना बड़ा आयोजन था। वो बहुत बड़ा था, ऐतिहासिक। उसमें सिर्फ आज के झारखंड वाले इलाके से ही नहीं, अच्छा। कहाँ से लोग आए थे, बल्कि उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के आदिवासी इलाकों से भी हजारों प्रतिनिधि, आम लोग, सब रांची पहुंचे थे। बाप रे, हजारों लोग। हाँ, ये आदिवासी एकता और उनकी जो राजनीतिक चेतना थी उसका एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो इसका मकसद क्या सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल होना था या कुछ और भी था? नहीं, मकसद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। देखिए, उस वक्त आदिवासी समाज के सामने दोहरी चुनौती थी। दोहरी चुनौती कैसी? एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जो लगातार उनकी जमीन, जंगल, उनकी जो पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था थी, मतलब ग्राम सभाएं, उनको कमजोर कर रहा था। उन पे कब्जा कर रहा था। हाँ, तो उसके खिलाफ एक रणनीति बनाना जरूरी था। ये हुई एक चुनौती। और दूसरी चुनौती देश के अंदर ही कुछ ताकतों से थी, जिन्हें स्रोत में भीतरी उपनिवेशवादी कहा गया है। भीतरी उपनिवेशवादी मतलब देश के ही वो समूह, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो या कम्युनिस्ट, जिनका रवैया भी आदिवासियों के संसाधन, उनकी संस्कृति, उनके हकों के प्रति वैसा ही था, औपनिवेशिक जैसा। ओहो, मतलब अपनों से भी खतरा था। हाँ,
उनके दखल से भी अपने पारंपरिक अधिकार और अपनी स्वायत्ता बचानी थी। ये भी एक बड़ा मकसद था उस महासम्मेलन का। ये तो वाकई मतलब दोनों तरफ से संघर्ष था। अब समझ में आ रहा है। इसी संदर्भ में गीत की वो लाइनें, धामजी स्वराज्य की नीति पांति पे है चली जाती, सिटी विजय की समोद बजाती। इनका अर्थ और गहरा हो जाता है। ये स्वराज्य क्या था उनके लिए? बिल्कुल, ये पंक्तियां साफ करती हैं कि आदिवासी समाज के लिए स्वराज्य का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। तो फिर क्या था? उनका स्वराज्य बहुत व्यापक था। मतलब अपनी जमीन, जंगल, पानी पर अपना हक, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन पद्धति को बचाए रखना, अपनी जो पारंपरिक पंचायतें, ग्राम सभाएं थीं, उन्हें मजबूत करना, ये उनके वजूद का सवाल था। अच्छा, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी से कहीं ज्यादा था। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये विजय की सीटी? विजय की सीटी का बजना, ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है, उनके दृढ़ संकल्प को कि हम सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, हमें अपनी जीत का यकीन है। एक उम्मीद, एक निश्चय। हाँ, तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो साफ है कि आदिवासियों की उम्मीदें, उनके स्वराज्य का सपना, वो मुख्य धारा की आज़ादी की लड़ाई के लक्ष्यों से अलग भी था और शायद ज्यादा गहरा भी। अक्सर एक धारणा सी है, शायद जानकारी की कमी से, कि आदिवासी समाज पहले संगठित नहीं था। क्या ये लेख इस बात को गलत साबित करता है? हाँ, ये धारणा बिल्कुल गलत है और स्रोत इसे साफ नकारता है। आदिवासी समाज कभी असंगठित नहीं रहा। उनकी अपनी सदियों पुरानी व्यवस्थाएं थीं, ग्राम सभाएं थीं, पारंपरिक संस्थाएं थीं, समुदाय में जीने का उनका अपना तरीका था। तो वही उनका संगठन था? हाँ, वही उनके संगठन का, उनकी एकता का आधार था। तो फिर ये उपनिवेश विरोधी संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तब पड़ी जब बाहर की ताकतों ने, खासकर अंग्रेजों ने, इन व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया, उनमें दखल देना शुरू किया, उनकी जमीनें छीनी, जंगल पर हक कम्पिए, उनकी स्वायत्तता पर हमला किया। तब अपने हक बचाने के लिए संघर्ष जरूरी हो गया। और ये संघर्ष कैसे सामने आया? मतलब किस रूप में? कई रूपों में। कहीं तो ये सीधे टकराव के रूप में हुआ, सशस्त्र संघर्ष जिसमें बेशुमार आदिवासी योद्धाओं और लड़ाकों ने अपनी जानें दी। और कहीं ये राजनीतिक गोलबंदी के रूप में सामने आया, संगठन बनाकर, सभाएं करके अपनी मांगें शांति से पर मजबूती से रखना। ये जो 1939 का महासम्मेलन था, वो इसी दूसरे तरह के प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। तो ये जो गीत है ए टोपो का, ये इसी राजनीतिक कोशिश का हिस्सा था? बिल्कुल, ये सिर्फ कोई गाना बजाना नहीं था, ये उन्हीं राजनीतिक और संगठनात्मक कोशिशों का एक सांस्कृतिक चेहरा था, आप कह सकते हैं। अच्छा। अपने आप में ये एक घोषणा थी, लोगों को बताने का तरीका कि देखो, हमारा संघर्ष अब एक नई शक्ल ले चुका है, संगठित हो चुका है। हमारे पास जयपाल सिंह मुंडा जैसा नेतृत्व है और भी नेता है। हमारा लक्ष्य साफ है, स्वराज्य, और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, विजय की सीटी। पर ये बात तो और भी कमाल की है कि ए टोपो ने ये गीत सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि बाकायदा इसकी म्यूजिक नोटेशन तैयार की और अपनी टीम के साथ इसे इतने बड़े जनसमूह के सामने पेश भी किया। हाँ, ये उस दौर के हिसाब से सोचिए। हाँ, कितना परिश्रम, कितनी दूर की सोच। सही में। एक राजनीतिक गीत के लिए नोटेशन बनाना, टीम तैयार करना, हजारों लोगों के सामने उसे पेश करना, ये दिखाता है कि इस गीत को कितना अहम माना गया था। ये कोई बस जोश में लिख दी गई चीज नहीं थी, एक सोची समझी कार्रवाई थी। लेकिन जैसा लेख में लिखा है, दुख की बात है कि वो नोटेशन जानने वाले अब नहीं रहे, पर ये गीत बचा कैसे? इसका क्रेडिट जाता है जूलियस तिग्गा को। उन्होंने इस गीत को नोटेशन के साथ आदिवासी सभा का जो मुखपत्र था, आदिवासी महासभा विशेषांक, उसके 1939 के अंक में छपवा दिया। अच्छा, छपने की वजह से बच गया। हाँ, उसी वजह से ये ऐतिहासिक दस्तावेज आज हमारे पास है और हम इस पर बात कर पा रहे हैं। तो इस तरह गीत संगीत के जरिए अपनी बात कहना, अपनी राजनीति करना, क्या ये आदिवासी परंपरा का हिस्सा है? हाँ, ये बहुत ही अहम हिस्सा है। कई आदिवासी समुदायों में गीत, संगीत, नाच ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। तो फिर क्या है? वो इतिहास सुनाने का जरिया है, समाज में बात करने का जरिया है, और हाँ, अपनी राजनीतिक बात कहने का भी बहुत मजबूत जरिया रहे हैं। अपनी तकलीफें, अपनी उम्मीदें, अपना संकल्प, सब कुछ वो गीतों नृत्यों में ढाल देते हैं। इसीलिए ए टोपो का ये गीत सिर्फ उस एक सम्मेलन की चीज बनकर नहीं रह गया, वो उस पूरे दौर के उपनिवेश विरोधी संघर्ष की याद का, उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया। गीत में जयपाल सिंह मुंडा का जिक्र गार्ड के तौर पर है, उन पर काफी जोर है। कौन थे ये? क्या खासियत थी उनकी? जयपाल सिंह मुंडा तो मतलब
एक असाधारण शख्सियत थे। वो 1928 में जो ओलंपिक हुआ था एम्स्टरडैम में, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। अरे वाह, पहले आदिवासी कप्तान। हाँ, पहले आदिवासी, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। आईसीएस के लिए भी चुने गए थे, इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस। फिर लेकिन उन्होंने वो छोड़कर आदिवासी अधिकारों के संघर्ष का रास्ता चुना। मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी आधुनिक शिक्षा, और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे। बिल्कुल, यही तो उनकी खासियत थी। पश्चिम में पढ़े, दुनिया देखी, लेकिन अपनी आदिवासी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के हक के लिए हमेशा खड़े रहे। उसी जनवरी 1939 के महासम्मेलन में उन्हें औपचारिक तौर पर आदिवासी सभा का अध्यक्ष चुना गया और जिंदगी भर वो इस भूमिका में रहे। तो उनके नेतृत्व ने क्या फर्क डाला? बहुत फर्क डाला। उन्होंने बिखरे हुए आदिवासी समूहों को एक आवाज दी, उनके संघर्ष को देश के नक्शे पर लाए। गीत में उन्हें गार्ड कहना सिर्फ इज्जत देना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हाँ, वही इस सफर के मुख्य संचालक थे, रक्षक थे। गीत में और नेताओं के नाम भी हैं। हाँ। जयपाल सिंह मुंडा का रोल अहम था, पर गीत ये भी दिखाता है कि ये वन मैन शो नहीं था। थियोडोर सुरीन, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल, ठेबले उरांव, इन सब का जिक्र बताता है कि आंदोलन का आधार चौड़ा था। कई लोग मिलकर इसे चला रहे थे, साझा नेतृत्व था। तो इस गीत का और उस महासम्मेलन का क्या कोई लंबा असर हुआ या बस उसी वक्त तक सीमित रहा? नहीं, असर बहुत गहरा और लंबा रहा। ये जो आदिवासी सभा थी जिसके लिए ये गीत बना, यही आगे चलकर आदिवासी महासभा बनी। अच्छा। और इस महासभा ने सिर्फ अंग्रेजों के जमाने में ही नहीं, बल्कि आजाद भारत का जब संविधान बन रहा था तब भी। हाँ, संविधान सभा में। हाँ, संविधान सभा में आदिवासी समुदायों के हक, उनकी पहचान, उनकी जरूरतों को बहुत जोरदार तरीके से रखा। इसका कोई ठोस नतीजा आज हम देख सकते हैं? बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5th and 6th शेड्यूल। हाँ, सुना है उनके बारे में। ये अनुसूचियां आदिवासी बहुल इलाकों के प्रशासन, उनकी जमीन और संसाधनों पर उनके हक, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए खास इंतजाम करती हैं। अच्छा। और इनको संविधान में शामिल करवाने में आदिवासी महासभा जैसे संगठनों और जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। तो मतलब ये गीत एक तरह से उन उपलब्धियों की नींव का पत्थर था। हाँ, ये सिर्फ जोश भरने वाला गाना नहीं था, ये उन दूर तक जाने वाली राजनीतिक और संवैधानिक जीतों की बुनियाद रखने वाला एक अहम सांस्कृतिक दस्तावेज बन गया। अगर साहित्यिक नजरिए से देखें तो इस गीत में क्या खास बात है? साहित्य के लिहाज से भी ये खास है। पहली बात तो भाषा, बहुत सरल, सहज, आम लोगों के समझने लायक और लयबद्ध, ताकि आसानी से गाया जा सके, याद रखा जा सके। जो एक जनगीत के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसमें जो प्रतीक इस्तेमाल हुए हैं, ट्रेन, जंक्शन, गार्ड, सिटी, ये है तो आधुनिक औद्योगिक दुनिया के प्रतीक। हाँ, वही मैं सोच रहा था, आदिवासी संदर्भ में इनका इस्तेमाल कैसे? यही तो कमाल है। गीतकार ने बहुत होशियारी से इन आधुनिक प्रतीकों को आदिवासी राजनीति और संघर्ष के मायने पहना दिए। अच्छा। जैसे ट्रेन अब सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक राजनीतिक यात्रा बन गई। जंक्शन अतीत से अलग होकर नया रास्ता चुनने का निशान बन गया। गार्ड सिर्फ रेलवे कर्मचारी नहीं, आंदोलन का लीडर बन गया। सिटी जीत के भरोसे की आवाज बन गई। ये तो बड़ा क्रिएटिव इस्तेमाल है। हाँ, तो ये गीत मतलब आदिवासी संगीत की जो अपनी सादगी है और एक गंभीर राजनीतिक घोषणा की जो दृढ़ता है, दोनों को एक साथ लेकर चलता है। तो ये सारी बातचीत के बाद हम क्या कह सकते हैं, मतलब निचोड़ क्या है सबका? निचोड़ ये है कि ए टोपो का ये 1939 का गीत, जिसे पहला राजनीतिक घोषणा पत्र कहा गया है, ये उस जमाने के आदिवासी उपनिवेश विरोधी संघर्ष को, उनकी सोच को, उनके संगठन बनाने की चेतना को समझने के लिए एक बहुत जरूरी चाबी है। ये गीत हमें साफ साफ बताता है कि आदिवासी समाज कैसे अपने पारंपरिक हकों के लिए जल, जंगल, जमीन, अपनी जीवन शैली, कैसे वो सिर्फ बाहरी यानी अंग्रेजी ताकत के खिलाफ ही नहीं, बल्कि देश के अंदर जो भीतरी औपनिवेशिक सोच और दखलंदाजी थी, उसके खिलाफ लड़ने का मन बना चुका था। और लोगों पर इसका क्या असर पड़ा होगा उस वक्त? जाहिर है, इसने लोगों को जोड़ा होगा, हिम्मत दी होगी, जोश भरा होगा।
इसने जयपाल सिंह मुंडा और बाकी नेताओं के नेतृत्व को लोगों के बीच और पक्का किया होगा। और जैसा हमने देखा, इसका असर सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहा। आगे चलकर जो आदिवासी हकों की लड़ाई लड़ी गई, उसकी दिशा तय करने में, उसकी नींव मजबूत करने में भी इसका हाथ रहा। तो कुल मिलाकर ये गीत उस दौर के सामूहिक संघर्ष, संगठनात्मक ताकत, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और अन्याय के खिलाफ आदिवासी संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक है। सही कहा। और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी उतना ही है। बिल्कुल अमूल्य है। सच में ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक एक गीत सिर्फ मनोरंजन या संस्कृति का हिस्सा न होकर एक इतना ताकतवर राजनीतिक हथियार बन सकता है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज और भविष्य के लिए एक इशारा भी। हाँ, ये हमें इतिहास को सिर्फ राजा महाराजा, लड़ाइयों या संधियों से देखने के बजाय आम लोगों की संस्कृति, उनके गीतों, उनकी कलाओं के जरिए समझने का एक नया रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और हाँ, ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि इस तरह की जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां होती हैं, गीत, नाच, कहानियां, कला, जो राजनीतिक इच्छाओं और प्रतिरोध को इतने गहरे से दिखाती हैं, उनको समझना हमारे इतिहास की बनी बनाई समझ को कैसे बदल सकता है। वो समझ जो अक्सर सिर्फ सरकारी कागजों, बड़ी राजनीतिक घटनाओं या सिर्फ हथियारबंद संघर्षों पर टिकी रहती है। प्रतिरोध के ऐसे और कितने गीत या आवाजें हो सकती हैं जो इतिहास में कहीं दब कर रह गई हैं, अनसुनी रह गई हैं, जिन्हें आज खोजने, सुनने और समझने की जरूरत है, ताकि हम अपने अतीत की ज्यादा पूरी, ज्यादा सच्ची तस्वीर बना सकें। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल। खैर, ये चर्चा यहीं समाप्त होती है जी। अगली मुलाकात होगी एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, ऐसी ही गहरी पड़ताल करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी सुनने वालों का हमारा जोहार। जोहार।